चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यह अपना 21वां वीडियो है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नागिरी गांव में चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। यानी कि इनका भी जन्म महाराष्ट्र में ही कोंकण जिले के रत्नागिरी में और गोखले की तरह चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में ही हुआ। चूंकि इनका परिवार है वो परंपरागत जो अपने हिंदू ग्रंथ और धार्मिकता के आयाम है उसकी कड़ाई से पालना होती है। तो ये आत्म-अनुशासन का अभिप्राय भी कालांतर में जाकर के बन जाता है। इसके पिता का नाम रामचंद्र तिलक तथा मां का नाम पार्वती देवी था। इसकी मां ने 18 माह तक सूर्य की पूजा की और उसने ऐसा कहा भी कि मैंने 18 माह तक सूर्य की पूजा करने के पश्चात इस पुत्र रत्न की प्राप्ति की है। फलतः भारत के उष्ण प्रदेशीय देशों में सूर्य की भांति यह चमकेगा। और कालांतर में वह उस महिला की बात एकदम हूबहू सही भी होती है। बाल्यकाल में इसका नाम बलवंत राव था। इसको केशव राव भी कहा जाता था। लेकिन बचपन में उपनाम के रूप में बाल बाल कह के इसको पुकारते थे। वह बाल जीवन पर्यंत विरासत के रूप में इनके नाम में जुड़ जाता है। प्लेग की महामारी और गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के कालखंड में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इतने प्रभावी हो जाते हैं कि जनता इन्हें जननायक के रूप में जानती है, लोकमान्य के रूप में जानती है। तो जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी है। इसके पिता संस्कृत और गणित में अच्छा अधिकार रखते थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के कारण उन्हें गंगाधर शास्त्री की उपाधि से नवाजा गया था। तिलक इनकी चित्त पावन ब्राह्मणों में उपजाति थी। इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पूरा नाम पड़ता है। जनता में जननायक की छवि होने के कारण लोकमान्य, बचपन में बाल नाम होने के कारण गंगाधर, संस्कृत के प्रकांड पंडित इसके पिता रामचंद्र शास्त्री होने के कारण तिलक इनकी ब्राह्मण उपजाति होने के कारण इस प्रकार इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पड़ता है। विद्यार्थियों यह समझने योग्य ये बात है कि बाल्यकाल में ही इसके जो पालन पोषण है ठीक उसी प्रकार हुआ है। कालांतर में राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भाव इनके मन में उत्कंठ आकांक्षा के रूप में प्रज्वलित होती है। कालांतर में यह जर्जरयमान नक्षत्र के रूप में पूरे भारत में इसको अग्रणीय नेता के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में ही रत्नागिरी में दशहरे के दिन इनकी प्रारंभ होती है और जब ये 10 वर्ष का होता है तो इनके पिता का तबादला पूना हो जाता है। तो वो पूना में के एंग्लो स्कूल में वह प्रवेश ले लेते हैं। थोड़े समय बाद में बॉम्बे इनके पिताजी चले जाते हैं तो बॉम्बे में दक्खन कॉलेज में इनका दाखिला हो जाता है। वहीं से ये 1877 में 1877 में प्रथम श्रेणी से गणित विषय से बीएससी यानी कि विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं। गणित पर अच्छा अधिकार होने के कारण और बीएससी उत्तीर्ण होने के कारण न केवल अपने सहपाठियों बल्कि गुरुजनों को भी ऐसा ही एहसास था कि यह स्नातकोत्तर यानी कि पीजी है वो गणित में एमएससी के रूप में करेंगे। लेकिन ये उस समय सबको चमत्कृत कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं कि वो कानून की पढ़ाई में प्रवेश लेते हैं। तो कुछ जिज्ञासु विद्यार्थी है उनसे पूछ बैठते हैं कि
आपका तो गणित पर अच्छा अधिकार है, तो आपने गणित में दाखिला क्यों नहीं लिया? तब वह जो बात कहते हैं, ये अपने मित्रों में मिस्टर ब्लंट यानी कि स्पष्ट मुंहफट के रूप में जाने जाते हैं। तो यहां पर भी मित्रों के सामने स्पष्ट रूप से वही बात कह देते हैं जो इनके मन और मस्तिष्क या इनके अपने जीवन में उन्होंने ध्येयनिष्ठ एक साधक तपस्वी के रूप में चीज को जो तय कर रखी थी, वो मित्रों के सामने वह प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, मुझे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा करने का जीवन व्रत पूर्व में ही ले लिया है और मैं कालांतर में राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहता हूं। उस राष्ट्र और समाज की सेवा में गणित, साहित्य, कला और विज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है, जितनी कानून के ज्ञान की आवश्यकता रहती है। मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं जिस जीवन में मेरा ब्रिटिश सरकार से टकराव ना हो। इस प्रकार वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार की बात कहते थे। इस कारण इसको मिस्टर ब्लंट के रूप में भी जाना जाता है। 1880 में चिपलूणकर और आगरेकर से मिलकर के न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करते हैं और कालांतर में 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो 1885 में व्यवस्थित रूप से संचालित और स्थापित हो जाती है, उनकी स्थापना करते हैं। लेकिन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के विद्यालयों में तिलक और चिपलूणकर का जो टकराव है, जो वैचारिक टकराव है, वो स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आ जाता है। क्योंकि आगरेकर और चिपलूणकर दोनों ही उदार विचार के थे, लेकिन तिलक प्रखर राष्ट्रवाद का परिचायक और प्रमाण थे। अपने आप में ऐसा प्रमाण होने के कारण निश्चित रूप से लंबे कालखंड समय तक वैचारिक टकराव होने के कारण, मतैक्य का अभाव होने के कारण निश्चित रूप से उनको अलग होना ही था। इस कारण वे दोनों ही अलग हो जाते हैं। यहां पर तिलक समर्थ विद्यालयों की स्थापना करते हैं। उस समर्थ विद्यालयों में हिंदी माध्यम के विद्यालयों से वह राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश की तरुणाई में या युवाओं में भरते हैं। कालांतर में वो जाकर के प्रखर राष्ट्रभक्त और अच्छे देशभक्त नागरिक के रूप में वह स्थापित हो जाते हैं। उस समर्थ स्वदेशी विद्यालयों में इस प्रकार की पढ़ाई की जाती है। एक बार का उदाहरण है, 10वीं में महाराष्ट्र के बोर्ड का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में समर्थ स्वदेशी विद्यालयों के जितने भी विद्यार्थी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि विदेशी कागज की लुगदी से निर्मित उत्तर पुस्तिकाओं पर हम उत्तर अंकित नहीं करेंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। कूट कूट करके उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरी गई थी। आज बोर्ड का एग्जाम हो और नन्हे मुन्ने बच्चे इस प्रकार उसका प्रतिरोध करते हो, ऐसा प्रमाण बिल्कुल कम ही मिलता है। एक बार ब्रिटिश सरकार की जड़ें हैं वो हिलने लगती है, क्योंकि तिलक न केवल विद्यार्थियों के माध्यम से बल्कि उस समय गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ करते हैं। गणेश महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1896 में प्रारंभ करते हैं। गणेश महोत्सव चूंकि यह दोनों ही जो त्योहार है, ये मराठों के राजकीय त्योहार है। कैसे? राजकीय त्योहार, राजकीय उत्सव या राजकीय त्योहार के गणेश महोत्सव। इस गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिकरण किया। जैसे हमारा ये जो विश्वविद्यालय है महाराजा गंगा सिंह, तो इसमें यहां पर जो गणगौर है वो उनका राजकीय त्योहार था। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र के जो मराठा थे उनका ये राजकीय त्योहार था। सबसे पहले तिलक ने इसका सार्वजनिकरण किया और बड़ी सूझबूझ
के परिचय के साथ में किया। तिलक इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इज वेल नो, यदि मुझे राष्ट्र का एकीकरण करना है, राष्ट्र की लोगों की भावनाओं का जागृत करना है, प्रखर राष्ट्रवाद की जाज्वल्यमान जो ज्वाला है उनके मन और मस्तिष्क में मुझे जागृत करनी है या जलवानी है, तो मुझे इस प्रकार के भाव जागृत करने ही पड़ेंगे। लोगों को सबसे पहले एकत्रित करना पड़ेगा। तब उन्होंने गणेश महोत्सव 1893, शिवाजी महोत्सव 1896 को प्रारंभ किया। उसमें न केवल मराठा बल्कि जितने भी थे, वो चाहे महार हो, चाहे मराठा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उस सार्वजनिक त्योहार का नेतृत्व भी उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि अली बंधुओं को दे दिया। अली बंधुओं को नेतृत्व इस कारण देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम एकता, उस कालखंड में तिलक पर एक आरोप लगाया जा रहा था। जितने भी उदारवादी थे उन्होंने सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र रचकर तिलक पर आरोप लगाया कि तिलक हिंदूवाद है। तिलक गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम में हिंदुओं के त्योहारों के माध्यम से हिंदूवाद को यहां पर प्रज्वलित करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता कुछ भिन्न थी। तिलक के मन और मस्तिष्क में केवल राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद था। वो इस भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। आप कल्पना नहीं करोगे मित्रों, जब तिलक मृत्युशैया पर होता है, यानी कि मरणासन पर होता है, मरते समय आदमी को किसी के मन में कोई बात रह जाती है ना कि मेरा वो पुत्र आ जाए, मेरी वो पुत्री आ जाए, या मेरी विरासत वहां पड़ी है, या मेरी संपत्ति वहां मैंने रख रखी है, इस प्रकार उसका जीव है वो अटक जाता है, उसमें वो बड़बड़ाता है। तो जिस प्राणी में जीव अटका हुआ होता है उसको बुलाते हैं। बेटे में होता तो बेटे को बुलाते हैं, या संपत्ति की बंटवारे को लेकर के होता तो उसका करते हैं। ठीक इसी प्रकार तिलक का भी प्राण है वो अटके हुए थे। और प्राण किसमें अटके हुए थे? राष्ट्रवाद। तिलक कहता है कि भारत को स्वतंत्रता निश्चित रूप से मिल जाएगी, लेकिन भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। तिलक जिस स्वराज्य की कल्पना करता है उस तिलक के स्वराज्य का तात्पर्य होता है अपना राज्य। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस प्रकार की बात तिलक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो तिलक के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रवाद का भाव फूट फूट कर भरा हुआ है। अभी अपन ने चर्चा की, मृत्युशैया पर भी तिलक बड़बड़ाते हैं कि भारत को स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाएगी। तो तिलक अपने मन और मस्तिष्क में इसी प्रकार का भाव लेते हुए वो स्कूलों के बाद में लोगों को जागृत करने के लिए केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं। केसरी मराठा भाषा में प्रकाशित करवाता है और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाता है। 1908 में राष्ट्रमत नामक एक अखबार का और प्रकाशन करता है। 1920 में यानी कि मरणासन के आसपास डेमोक्रेट नामक अखबार का संपादन करता है। तिलक इस बात को जानता था कि मुझे पूरे भारत में प्रखर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करनी है और इस देश को आजादी दिलानी है। इसलिए तिलक सबसे पहले स्कूल के माध्यम से, फिर अखबार के माध्यम से, फिर उत्सवों के माध्यम से इस प्रकार लोगों के मन और मस्तिष्क में अपना जो भाव है वो जागृत करता है। तिलक जब 10वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, मात्र 16 वर्ष की आयु जब उनकी होती है, उस समय ही उनकी जो शादी है अपना एक उसके पिता के एक मित्र थे जिसका नाम था बलाल बाग, उनकी बच्ची थी जिसका नाम था तापीबाई, उससे हो जाता है। तिलक के घर में उसका नाम सत्यभामा रखते हैं। तिलक की जीवन संगिनी भी उसके प्रखर राष्ट्रवाद के भावनाओं में और राष्ट्रवाद के आंदोलन में उसका सहयोग प्रदान करती है। तभी जाकर के तिलक है वो इतना बड़ा राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में उसको जाना जाता है। तिलक ने अपने जीवन में न केवल स्वदेशी बल्कि स्वराज्य की बात को प्रबलता से रखा है।
उसने स्वभाषा की बात को भी प्रबलता से रखा है। हमारी आज जैसे हिंदी दिवस है, उस हिंदी दिवस की देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा है उसको राष्ट्रभाषा तिलक ने दिलाने की बात दयानंद के बाद में उसको आगे बढ़ाया। तो तिलक ने राष्ट्रवाद के लिए तिलक चार स्तंभ देता है। कौन कौन से? एक स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहते हैं, और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। इन चारों ही आयामों के माध्यम से तिलक के जिसको चार स्तंभ माने जाते हैं, स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, और बहिष्कार का ही एक पार्ट है निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा, इसके माध्यम से तिलक राष्ट्रवाद के प्रखर भावनाओं को लोगों के अंदर कूट कूट करके भरते। तिलक ने न केवल हमारे राष्ट्रवाद के राजनीतिक विचार या राजनीतिक सुधार का कार्य किया, बल्कि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सुधार किया। तिलक विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे।